बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अदनान ख़ान। वेलकम टू पिन ग्रेविटी। आज के लेक्चर में हम डन न्यूज़पेपर के 3 एडिटोरियल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो ये है, सेकंड ये डिस्कस करेंगे और थर्ड एडिटोरियल ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है 4 ओपिनियंस है। एक ओपिनियन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ओपिनियन ये है एंड चौथा ओपिनियन ये है। ये ओपिनियन पेड्स है, इसके लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है। इन एडिटोरियल्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और फिर मैं आप लोगों को वो तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने इन आइडियाज़ को, इन एडिटोरियल्स को अपनी CSS एंड PMS के एग्ज़ाम में किस तरह कोट करना है और इसको आपने किस तरह लिंक करना है। तो डन ओपिनियंस जितने लेक्चर्स है वो अवेलेबल है। आप फोकल पर्सन के साथ जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2024 के भी ओपिनियंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इस जर्नल के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा कि हम इसको इंग्लिश एसे में किस तरह अप्लाई करेंगे, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेज में, और हमारा क्रिटिकल अप्रोच किस तरह डेवलप होगा और हमारे आर्गूमेंट्स का जो बिल्डिंग है उसका जो अप्रोच है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है वो है हाइब्रिड फेलियर्स, ठीक है। इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको ये पॉइंट्स याद है तो आपको पूरा का जो एडिटोरियल है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में जो है हाइब्रिड सिस्टम है उसमें मिलिट्री और सिविलियन रूल हैं, यानी पॉलिटिशियन के साथ मिलिट्री भी इस रूल में, इस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है। इसी तरह के सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। ये अनदर फॉर्म है डिक्टेटरशिप का, जिसमें रूल जो है वो डिक्टेटर के पास हो, वो डिक्टेटर जो है वो मुल्क चला रहा हो, सही है। इन द पास्ट अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जजेस जितने भी है उसने डिक्टेटर्स का हेल्प किया है बाय अप्रूविंग दियर रॉन्ग एक्शंस। यानी डिक्टेटर्स के जितने रॉन्ग एक्शंस है वो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हमेशा जजेस ने डिक्टेटर्स का हेल्प किया है, और इसी वजह से जो हमारी मुल्क में डेमोक्रेसी है वो ख़राब हो गई है। और इसके जो ओनली सलूशन है वो क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यानी मिलिट्री को डिफेंस का काम दे कि वो अपना डिफेंस का काम करे, पॉलिटिशियंस जो है वो गवर्नमेंट को चलाएं, और जो जजेस है वो जुडिशरी तक महदूद हो, वो जो है इंडिपेंडेंट हो, यानी वो अपहोल्ड करे लॉ को। जो मतलब लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन वो फ्रीली करे कि उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। जस्टिस अतहर मिनल्लास रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है अतहर मिनल्ला, उसका रिमार्क्स इसके बारे में क्या है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है जो लॉस को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, उसने हमेशा अगर देखे हिस्ट्री में अक्सर आप देखें तो उसने डिक्टेटर्स को जो है क्या किया है, उसने डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। और उनको चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को जो है वो सपोर्ट, वो प्रोटेक्ट करे। लेकिन हमारे जो जजेस है हिस्ट्री में देखें तो उसने हमेशा जो है डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। और हिस्ट्री अब जुडिशल कंप्रोमाइज़, जो कंप्रोमाइज़ हमने हिस्ट्री में देखे हैं वो हमारे पास 3 केसेस जो है वो एडिटोरियल में है। इसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है उसका ट्रायल है, और मुशर्रफ इमरजेंसी। ये 3 केसेस जो है एडिटोरियल में है। और ऑल दिस शो हाउ कोर्ट्स गेव लीगल कवर टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस। अभी इनमें से 2 केसेस आपको डिस्कस करता हूँ, जो तीसरा केस है वो आप ख़ुद देख लें। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो 1954 में हुआ है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो पार्लियामेंट था उसको डिज़ोल्व किया गया था। किसने डिज़ोल्व किया था? गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद। जो स्पीकर ऑफ असम्बली था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान है, और इसने क्या किया, उसने इस डिज़ोल्यूशन को चैलेंज किया है कोर्ट में, सिंध के कोर्ट में उसने इसको चैलेंज किया। और जब मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान ने इसको चैलेंज किया तो सिंध का जो हाई कोर्ट है उसने इस रूल को
जो है इल्लीगल करार दिया और उसने सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिसोल्यूशन है ये इल्लीगल है। लेकिन हुआ क्या ये कि फेडरल कोर्ट ने जस्टिस मुनीर का जो उस टाइम कोर्ट का जो जज था, जस्टिस था, उसने इस केस को रिवर्स किया और इसका रिज़ल्ट क्या बना? इसका रिज़ल्ट ये बना है कि कोर्ट्स गेव कवर टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, यानी ये जो डिसोल्यूशन था ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, आइन के अगेंस्ट। लेकिन कोर्ट ने इस केस को रिवर्स किया है। इसका ये मतलब है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को कोर्ट्स ने कवर किया, सपोर्ट किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है 1979 का ट्रायल दे के, Bhutto was overthrown by General Ziaul Haq that he was charged with murder of political opponents Ahmad Raza Kasuri, पार्लियामेंट का मेंबर था, उसका केस उस पर डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट देखे तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सेंटेंस जो है वो दिया है डेथ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 जजेस ने ये फैसला किया कि इनको डेथ सेंटेंस दे और 3 जजेस ने कहा कि ना दे, यानी नैरो मार्जिन पे जो है उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। फिर जो रीसेंट अगर आप लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में रूल किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था ये फेयर नहीं था। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जुडिशरी वाज सीन एज हेल्पिंग ज़िया रिमूव भुट्टो परमानेंटली फ्रॉम पॉलिटिक्स। और हमने जुडिशरी को हिस्ट्री में देखा है कि जनरल ज़ियाउल हक का हेल्प किया है। किस चीज़ में हेल्प किया है? कि भुट्टो को पॉलिटिक्स से परमानेंट रिमूव करे। इधर कोर्ट्स ने क्या किया? इधर कोर्ट्स ने सपोर्ट किया। किस चीज़ को सपोर्ट किया? डिक्टेटरशिप को। तो हिस्ट्री के कुछ केसेस जो है वो इस एडिटोरियल में मेंशन है। 3 केसेस मैंने डिटेल में बता दिए, उसने सिर्फ केसेस मेंशन किए हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है? हाइब्रिड सिस्टम का ये प्रॉब्लम है जो मिलिट्री कंट्रोल्स है जो पॉलिटिक्स पे, वो बिहाइंड द सीन्स है। पार्लियामेंट एंड जुडिशरी गेट वीकर, यानी पार्लियामेंट अपने डिसीजन लेने में आज़ाद नहीं है। अगर पार्लियामेंट डिसीजन लेता है तो उसमें इंटरफेरेंस है। किस चीज़ का इंटरफेरेंस है? मिलिट्री का। एडिटोरियल में है, ठीक है, कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर जजेस है जुडिशरी सिस्टम में, अगर जज एक लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है और वो एक कानून के तौर पर उस लॉ को जो है जज की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो जुडिशरी के जितने भी डिसीजंस है उसमें भी हमारे जो है मिलिट्री इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी हैं, ये वीक हो जाते हैं। सिविलियन लीडर्स आर पनिश्ड। और इसका रिज़ल्ट क्या है? हाइब्रिड सिस्टम में जो सिविलियन लीडर्स होते हैं, जो लोगों ने इलेक्ट किए हैं, जो लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स है, नेशनल असम्बली में है या किसी भी असम्बली में लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स है, जो लोगों ने डिसाइड किया है, उनको वहाँ भेजा है। उन लीडर्स को जो है हाइब्रिड सिस्टम में पनिश्ड किया जाता है, उनको सज़ा दी जाती है। लेकिन उसके बैक पे जो रियल पावर है वो अकाउंटेबिलिटी से जो है महफूज है। वो कोई भी ला के सामने अकाउंटेबल नहीं है कि वो उस वहाँ जाए और वो अपनी सफाई करे। यानी जो रियल पावर है, जो 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 इस एडिटोरियल में जो रियल पावर है वो क्या है? वो अकाउंटेबल नहीं है हाइब्रिड सिस्टम में। तो इसका रिज़ल्ट फिर क्या बनता है? इसका रिज़ल्ट ये है कि डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं कि ये द रूल ऑफ पीपल है, लोग गवर्नमेंट को चला रहा है। किस तरह? लोगों ने मेंबर्स को इलेक्ट किया है, लोगों ने मेंबर्स को वोट दिया है और वही मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठ के इन लोगों के लिए लाज बना रहे हैं। तो ये लोगों के चॉइस पे है। तो डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ पीपल है वो क्या हाइब्रिड सिस्टम में वो सफ़र हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो जो लाज बनते हैं वो तो उनके यानी मेंबर्स के चॉइस पे तो नहीं बनता है, उसमें तो इंटरफेरेंस है कि इस तरह लाज बनाओ, उस पे चेक है, उस पे जो है कंट्रोल है। तो इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है, जो द रूल ऑफ पीपल है, वो सफ़र हो रहा है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी जो पार्लियामेंट है, जो जुडिशरी हैं, वो कोलेप्स कर जाता है, वो वीक हो जाता है, वो डिसीजन फ्री डिसीजंस नहीं ले सकते, वो डिपेंडेंट है यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड रूल ऑफ लॉ इज़ अंडरमाइंड, यानी रूल ऑफ लॉ जो है
वो जो है ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। सही है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? हाइब्रिड सिस्टम से यानी इस मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी लाना इसका एक सॉल्यूशन है कि ट्रू डेमोक्रेसी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर हमारे मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी लेके आ जाए, अब ट्रू डेमोक्रेसी किस तरह लेके आना है कि हमने क्या करना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो मिलिट्री हैं वो डिफेंड करे बॉर्डर्स को, यानी मिलिट्री का काम है बॉर्डर्स जो है उसका डिफेंड करना। पॉलिटिशियन का क्या काम है? पॉलिटिशियन का ये काम है कि वो गवर्नमेंट यानी वो गवर्न करे मुल्क को, मुल्क के लिए लाज बनाए। जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में है और पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस है। जो पॉलिटिशियन का काम है तो वो उनको इंडिपेंडेंटली दिया जाए कि वो फ्री डिसीजंस ले। और हमारे जो जजेस हैं उनको लॉ अपहोल्ड करने का इख्तियार जो है वो ट्रांसपेरेंट दिया जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब ये है कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को मैं आप लोगों के सामने जो पॉलिटिकल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़िलासफ़र आप लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेटो, अगर मैं आप लोगों को इस प्लेटो की जो थ्योरी है वो आप लोगों के सामने रख दूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो पूरा का पूरा एडिटोरियल है इसका क्रक्स एग्जैक्टली यही है। और प्लेटो जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो इसके बुक में है, रिपब्लिक बुक में है, उसमें प्लेटो क्या कहता है? उसमें प्लेटो कहता है कि जो जस्टिस एग्जिस्ट कर रहा है कब? जब रूलर्स रूल करें, सोल्जर्स जो है वो डिफेंड करे और प्रोड्यूसर्स जो है वो वर्क करे, ऑल स्टेइंग इन देयर डोमेन्स, यानी जिनका जो काम है वही अपने काम से काम रखे, तो तब ही जो है जस्टिस एग्जिस्ट करेगा। यानी जुडिशरी का जो काम है वो जुडिशरी अपना काम करे, पार्लियामेंट का जो काम है वो अपना काम करे, सोल्जर्स का जो काम है वो अपना काम करे। यानी हर एक डोमेन के लोगों के जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम से काम रखे और दूसरे के डोमेन्स में इंटरफेरेंस ना करे, तो तब ही हमें एक ऐसी सोसाइटी मिलेगी जिसमें जस्टिस होगा। प्लेटो का ये जो कोटेशन है ये पूरे के पूरे एडिटोरियल का क्रक्स से आप लोग खुद बताएं कि ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं। इधर से हम रेफरेंस के तौर पर प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कोट कर सकते हैं। अभी हमने इसको पेपर में किस तरह अप्लाई करना है। इंटरफेरेंस आ जाए इंस्टीट्यूशंस में, यानी जुडिशरी में इंटरफेरेंस आ जाए। लेट सपोज जुडिशरी में मिलिट्री इन्वॉल्व है, लेट सपोज पार्लियामेंट में मिलिट्री इन्वॉल्व है, यानी इंटरफेरेंस आ जाए इंस्टीट्यूशंस में। इसकी वजह से डेमोक्रेसी डैमेज हो जाती है, यानी द रूल ऑफ पीपल डैमेज हो जाता है। किस तरह? पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो इलेक्टेड पर्सनस हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन लोगों ने जो लॉज बनाने हैं वो असल में लोगों के ओपिनियन बेस्ड लॉज हैं। अभी उसके ऊपर चेक है, उसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है और वो अथॉरिटी उन मेंबर्स को कहता है कि आपने जो लॉज बनाने हैं वो इसी तरह बनाने हैं। तो इधर जो डेमोक्रेसी है, जो द रूल ऑफ पीपल है, वो क्या हुआ? वो तो डैमेज हुआ है। और जब वो डैमेज होता है तो नो प्रोग्रेस विदाउट इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। तो हमारे मुल्क में अगर इंस्टीट्यूशंस बैलेंस नहीं है तो हमारा मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता, वो कोई फ्री फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस नहीं ले सकता। यानी वो फिर कंपल्सिव डिसीजंस लेंगे, वो मजबूरी के तहत डिसीजंस लेंगे। और जो डिसीजन कंपल्सिव डिसीजंस है तो हमने हिस्ट्री में इसके इम्पेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट्स देखे हैं। अभी मैं वो डिटेल में नहीं बताता हूँ, लेकिन कंपल्सिव डिसीजंस में देखे वार ऑन टेरर में हमने क्या डिसीजंस लिए, कंपल्सिव डिसीजंस है। अभी तक हम जो है टेररिज्म के वेब से फ्री नहीं है। तो ये मतलब है कि जब इंस्टीट्यूशंस बैलेंस नहीं है तो फिर कंपल्सिव डिसीजंस आएंगे, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंपल्सिव डिसीजंस आएंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क के डेवलपमेंट पे लॉन्ग टर्म होगा। फिर हम उससे जो है कभी भी जो है उसको रिकवर नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। तो हमारी मुल्क की डेवलपमेंट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
अभी इस्लामिक स्टडीज़ में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि इस्लामिक स्टडीज़ में आप लोग इसको कोट कर सकते हैं। सीएसएस जो 2024 का पेपर हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ का, बहुत से लोगों ने फेल किया है, उसमें मेरा 70 मार्क्स है। अभी ये मार्क्स मेरा क्यों उसमें ज़्यादा है, इसका असल वजह ये है कि जो रेलेवेंस है, जो कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम्स है, उसको अपने पेपर में आप लोग लिंक करें। यानी शूरा के इस्लामिक स्टडीज़ में अगर देखें तो शूरा जो कंसल्टेशन है, उसमें जो इलेक्टेड अथॉरिटी है उसने क्या करना है, उसने लाज बनाने हैं। तो हमारे जो इलेक्टेड अथॉरिटीज़ जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो वो इलेक्टेड अथॉरिटीज़ जो है वो लाज बनाएंगे, तो क्या वो लाज बना सकते हैं? नहीं। यानी हमारे मुल्क में तो हाइब्रिड सिस्टम है, यानी मिलिट्री और सिविल रूल कंबाइन है, सिविलियन रूल। ये इस्लामिक जस्टिस शूरा के जो है बिल्कुल इक्वल है, कि जो शूरा के मुताबिक होगा वही जस्टिस है। तो अब शूरा जो है उधर तो इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है, वो तो हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड सिस्टम इस्लामिक जस्टिस को वायलेट कर रहा है। आप इस एडिटोरियल को एज अ केस स्टडी अपने इस्लामिक स्टडी के पेपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मिलिट्री एंड सिविल रिलेशंस आ जाता है उसी में भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि इम्बैलेंसेस है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रू डेमोक्रेसी हम जो है वो प्रमोट करें, तो तभी हमारा मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। जी, नेक्स्ट एडिटोरियल है ट्रिकी रेगुलेशन। ये जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, जो डिजिटल करेंसी है, जिस तरह के बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, डिफरेंट जो क्रिप्टो यानी जो जो डिजिटल करेंसी है, जो किसी नोट या किसी कॉइन के फॉर्म में नहीं है, ऑनलाइन है, उसी तरह के करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान वांट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी थ्रू द पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के थ्रू जो है पाकिस्तान चाहता है कि हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करें। बट देयर आर टू बिग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो इज़ वेरी हार्ड टू ट्रैक, यानी लोग इसको इलीगल तरीक़ों से जो है इस्तेमाल कर रहे, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक हार्ड टास्क है कि इसको ट्रैक करे। द गवर्नमेंट हैज़ नो क्लियर स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी सिस्टम, और हमारे मुल्क में क्लियर स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है कि हम इस जो क्रिप्टो करेंसी है इसको की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें। विदाउट स्ट्रांग एंड स्मार्ट रूल्स, सलूशन ये है कि जो हमारा इसके लिए जो सलूशन है वो ये है कि हम स्ट्रांग एंड स्मार्ट रूल्स बनाएं। पाकिस्तान कैन नॉट कंट्रोल क्रिप्टो प्रॉपरली, हम क्रिप्टो को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते कब तक, जब हम स्ट्रांग एंड स्मार्ट रूल्स ना बनाएं। अभी डिटेल में देखते हैं क्या कहते हैं। सेनेट का एक कंसर्न है, सेनेट इसके बारे में क्या कहता है, जो पाकिस्तान का सेनेट है। सेनेट कहते हैं कि जो लॉ मेकर्स है वो कहते हैं कि जो PVARA है, जो अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसमें जितने भी मेंबर्स है उसको चाहिए कि वो ट्रेड क्रिप्टो में पार्टिसिपेट ना करे, यानी वो क्रिप्टो में उसने ट्रेड नहीं करना है। सो दे डोंट यूज़ देयर पावर, यानी इन मेंबर्स के पास जो पावर्स है, ताकि ये पावर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल ना करे। ठीक है, इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर हमने इस्तेमाल करना है, ये पावर जो PVARA के साथ मेंबर्स के पास जो पावर है, इसको अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमने जो है इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करें। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो है बहुत हार्ड है कि हम इन्फोर्स करें, बिकॉज क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स आर एनोनिमस एंड नॉट इजी टू ट्रैक। हमें पता नहीं चलता कि ये ट्रांजेक्शन किसने किया, कहाँ से किया और क्यों किया, इसको ट्रैक करना मुश्किल काम है। अभी जो गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल जो इनका प्रोग्रेस है वो स्लो है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट का इधर फेलियर है कि गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म्स यानी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक नहीं दिया।
फिर इसको क्लेम करते कि ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल चैलेंज है। किस तरह ग्लोबल चैलेंज है कि इवन जो रिच और एडवांस कंट्रीज़ है उसने भी इस रेगुलेटरी जो क्रिप्टो करेंसीज जो है इसको हार्ड फाइंड किया है। सिर्फ कुछ कंट्रीज़ है जिसमें यूएई है, सिंगापुर है, इसने क्या किया है, इसने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। यानी पाकिस्तान इज़ नॉट एलोन इन फेसिंग डिफ़िकल्टी रेगुलेटिंग एट, यानी जो क्रिप्टो करेंसी में जो हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो लॉज बनाएंगे, उसमें सिर्फ पाकिस्तान अकेला इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा है। ये एक ग्लोबल चैलेंज है, ये बहुत रिच एंड डेवलप कंट्रीज़ का भी मसला है। नीड फॉर एडेप्टेबिलिटी, यानी क्रिप्टो चेंजेस फास्ट, यानी क्रिप्टो का जो मार्केट है या जो क्रिप्टो का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्विकली जो है वो ऊपर जा रहा है। द मार्केट कीप्स इवॉल्विंग क्विकली। नीड फॉर एडाप्टेबल रूल्स, यानी रेगुलेशंस मस्ट बी फ्लेक्सिबल, हम इस तरह रेगुलेशंस बनाए जो फ्लेक्सिबल हो, जो क्लियर हो, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें कि हम आसानी से जो इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे, इसमें जो जो मसाइल है कि उसको हम आसानी के ज़रिए फिर ट्रेक आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एडाप्टेबल रूल्स बनाने हैं। अभी इसमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं ये भी ज़रा देखें। जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट है, जो लोग इलीगल मनी को जो है वो एक सेफ एरिया में रखते हैं, तो ये इसके लिए क्रिप्टो करेंसी एक प्लेटफॉर्म है कि इसमें लोग इलीगल मनी जो है वो रख सकते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसमें जो है टेरर फाइनेंसिंग हो सकता है, यानी जो टेरर ग्रुप्स हैं उसको अगर इसमें से फंड दिए जाए तो हमें इसको ट्रैक करने में प्रॉब्लम होगा, यानी थ्रू दिस करेंसी फंडिंग हो सकता है टेरर ग्रुप्स को, और इसके साथ साथ अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अभी ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। तो जब तक हमारे पास स्मार्ट प्लेन्स नहीं है तो हम जो और कंट्रीज़ है हम उससे जो है पीछे रहेंगे, यानी हमने उसको जो है इस कंपटीशन में हमने उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लियर डिसीजन होने चाहिए, स्मार्ट रूल्स होने चाहिए, तभी जो है बेटर कंट्रोल होगा हमारा किस चीज़ पे, क्रिप्टो पे। यानी जो इसमें ब्लैक मनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो फंडिंग हो रही है जो टेरर ग्रुप्स को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे क्लियर डिसीजंस होने चाहिए, स्मार्ट रूल्स होने चाहिए। अभी इसको पेपर में किस तरह अप्लाई करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी के रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए या ऐसे आ जाए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एक टॉपिक लिखा है ऐसे का कि डिजिटल इकोनॉमी अ चैलेंज फॉर गवर्नेंस इन पाकिस्तान, तो क्या ये जो टॉपिक है ये इस एडिटोरियल से ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, इसी पे आप लिख सकते हैं। इधर आपने अपना ओपिनियन नहीं देना है, ये आपको कहता है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है ये चैलेंज है पाकिस्तान के गवर्नेंस के लिए, यानी आपने इसको एक्सेप्ट किया है और अब इसके बारे में आपने बताना है, यानी आपने इसके अगेंस्ट नहीं जाना है कि ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे नहीं है। अगर देखा जाए तो ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे नहीं है। आसान वर्ड्स में मैं बताता हूँ कि आर्गूमेंटेटिव ऐसे क्या होगा, उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, एक पहचान इसका ये है। इधर यानी वो एसेस जिसमें आप लोगों के पास यस नो का आंसर हो, वही सारे एसेस आर्गूमेंटेटिव एसेस है। इसी एसे को मैंने एक और फॉर्म में आप लोगों के लिए लिखा है कि इस डिजिटल इकोनॉमी अ चैलेंज फॉर गवर्नेंस इन पाकिस्तान। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे, कुछ एस्पायरेंट्स कहेंगे कि यस दिस इज़ अ चैलेंज, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नो। तो जब येस एंड नो का कंसेप्ट आ जाए तो उसी तरह के एसेस को हम आर्गूमेंटेटिव ऐसे कहेंगे। तो क्या ये एक चैलेंज है? तो आप लोग अगर कहते हो कि चैलेंज है, यस है, तो इसमें जो चैलेंजेस है एडिटोरियल में वो आप ऐसा केस स्टडी इसमें ऐड कर सकते। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं है, तब भी आप लोगों के पास स्ट्रांग आर्गूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने स्टांस लेना है, एक साइड पे जाने, लेकिन इसमें सिर्फ इसी ऐसे के बेस पे आपने बताने कि ये एक चैलेंज है गवर्नेंस के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए एक चैलेंज है, और इधर जो है आप लोगों ने सिर्फ एक साइड लेना है। थर्ड जो एडिटोरियल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरल साइंस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो HPV जो वैक्सीन है इसके बारे में है। ठीक है, इस एडिटोरियल में जो है ये जो वैक्सीन है HPV एक वायरस है।
ठीक है। और इस वायरस की वजह से जो है क्या होता है, जो कैंसर है सर्विकल कैंसर इसको कहते हैं, वही काज हो जाता है। और उसी सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए जो है एक वैक्सीन लगाया जाता है, इसको जो है HPV वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अभी इसका क्रक्स 3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि जो लो इनकम कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग है, जिसमें पाकिस्तान भी है, वो हाई डिजीज़ बर्डन्स जो है वो फेस कर रहा है यू ड्यू टू पुअर हेल्थ एक्सेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। इसकी वजह से हमें जो है डिफरेंट डिजीज़ को हम जो है फेस कर रहे हैं। द HPV वैक्सीन विच प्रिवेंट सर्विकल कैंसर, ये सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है, इज़ बीइंग एडेड टू पाकिस्तान्स एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI में जो है इस वैक्सीन को ऐड किया गया है। दिस इज़ क्रूशल बिकॉज सर्विकल कैंसर often goes undetected early and vaccination plus awareness can save lives। यानी जो सर्विकल कैंसर है उसको अनडिटेक्टेड है, किसी को पता नहीं चलता है, तो इससे बचाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये HPV वैक्सीनेशन लगाना है, और लोगों में जो है अवेयरनेस ज़रूरी है, स्पेसिफिकली फ़ीमेल में, ठीक है। इधर मैंने बताया कि जो सर्विकल कैंसर है ये क्या है, ठीक है। इसमें जो है आप इसको रीड कर सकते हैं कि ये फीमेल में स्पेसिफिकली एक कैंसर है, यूटेरस के रिलेटेड है, जो इस पोर्शन में जो है वो काज हो जाता है, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हैं जी। HPV वैक्सीन, अभी हाई डिजीज़ बर्डन इन लो इनकम कंट्रीज़, लेक ऑफ हेल्थ केयर, हमारे मुल्क में जो है देखे हेल्थ केयर की जो लेक ऑफ हेल्थ केयर है, रिसोर्सेज नहीं है, स्क्रीनिंग लीड्स टू प्रिवेंटेबल डेथ्स। और हमारे मुल्क में अगर देखें तो हम इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क पे या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो लो इनकम कंट्रीज़ है, उसके ऊपर इसी तरह के डिजीज़ जो है ये एक बर्डन है। HPV वैक्सीन रोल आउट का मुल्क ने क्या किया है, मुल्क ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने सितंबर 15 में इसको स्टार्ट करना है सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इन इलाकों में हमने इस वैक्सीन को 15 सितंबर से स्टार्ट करना है। जो 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 फीमेल है उसी को ये वैक्सीन लगाएंगे, ताकि जो सर्विकल कैंसर है कि इसको प्रिवेंट किया जाए पहले से। KP में इसको कब से स्टार्ट करेंगे, 2026 में KP में स्टार्ट होगा, बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान में 2027 में ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें किन किन लड़कियों को ये लगाएगा, जो 9 ईयर से लेकर 14 ईयर के एज में है, और फिर जो 9 ईयर ओल्ड्स इन स्कूल हैं उनको जो है वो बाद में देखा जाएगा। यानी 19 से लेकर 14 ईयर एज वाली जितने भी लड़कियां हैं उसको ये वैक्सीन जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है, कि ताकि ये जो सर्विकल कैंसर हैं ये एक आने वाले टाइम में प्रॉब्लम है, एक बड़ा डिजीज़ है, ख़तरनाक डिजीज़ है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कि पहले से ये वैक्सीनेशन करें। अब इम्पोर्टेंस क्या है, वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स डिजीज़। अब वैक्सीन अगर लगाए तो इसकी वजह से जो डिज़ीज़ आएंगे वो प्रिवेंट हो जाएंगे। और रेजेस अवेयरनेस एमंग मदर्स, और हमें चाहिए कि जितने भी मदर्स है उसमें अवेयरनेस करें, और पोटेंशियली लीडिंग टू स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन, और जो है चेकअप वगैरह के लिए जो है वो जाए और उसमें अवेयरनेस हो कि ये एक मसला है और इसका किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये इनको पहले से पता हो। अभी पाकिस्तान में जो कैंसर में देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है। ये इस एडिटोरियल में लिखा है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और 5000 केसेस अभी तक जो है ये डिटेक्ट हुए हैं, और इन 5000 फीमेल में 60% ऐसे हैं जो इस कैंसर की वजह से इनका डेथ हुआ है। तो ये बहुत ख़तरनाक है, तो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, सही है। अभी इसको पेपर के पर्सपेक्टिव में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो लो इनकम कंट्रीज़ है उसमें जो है हमारे ये मसाइल है कि रिसोर्सेज नहीं है, लेक ऑफ हेल्थ केयर है, इसकी वजह से हम डिफरेंट डिजीज़ को जो है फेस कर रहे हैं। इन डिजीज़ में से जो है आप इसको कोट कर सकते हैं कि जो HPV जो है इसकी वजह से सर्विकल कैंसर आ जाता है, तो इसी तरह आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कोट कर सकते हैं। मुल्क की जो तरक्की है इसी तरह की डिजीज़ में
मुल्क की तरक्की जो है वो वो डिक्लाइन कर जाती है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है? ऑलरेडी लो इकॉनमी है। लो इकॉनमी पे इसी तरह के डिजीज़ अगर आ जाए तो ये इन इकॉनमीज़ के ऊपर क्या है, बर्डन है, तो इससे रिकवरी जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप इनको अपने पेपर्स के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।